सनातन के सामर्थ्य का और हिंदुओं के पुरुषार्थ का प्रमाण है सोमनाथ। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ये केसरिया ध्वज हिंदुओं की शाश्वत सनातन आस्था की विजय का प्रतीक है। ये केसरिया ध्वज 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की सामूहिक चेतना का जय घोष है। सोमनाथ ने इतिहास को झुकते देखा है। सनातन को मिटाने की तमन्ना रखने वाले खुद मिट गए। सोमनाथ को तोड़ा गया, बार बार खंडहर बना दिया गया, लेकिन शाश्वत सनातन सोमनाथ को कोई मिटा नहीं पाया। नरेंद्र मोदी ने इसी सोमनाथ से हिंदू जनमन को एक करने वाली हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू की है। चार महीने में दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से हिंदू पुनर्जागरण का प्रोजेक्ट रीलॉन्च किया है। मोदी ने यह काम ऐसे समय में शुरू किया है जब सोमनाथ से जगन्नाथ तक लगभग पूरा भारत केसरिया रंग में रंग चुका है। 2 दिन पहले ही बंगाल में भगवा ध्वज उठाने वाले मुख्यमंत्री की शपथ हुई है। बंगाल के सीएम की कुर्सी पर भगवा गमछा लग गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी पर भगवा गमछा बांध दिया गया है। पिछले 10 साल से मोदी बंगाल में जो जो योजनाएं लागू करना चाहते थे, शुभेंदु ने 2 दिन में वो सब लागू कर दिए। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें सच्चाई भी है कि बीजेपी की बंगाल विजय हिंदू मोबिलाइजेशन का परिणाम है। सोमनाथ से नरेंद्र मोदी इस हिंदू मोबिलाइजेशन को एक्सट्रीम पर ले जा रहे हैं। मोदी उस एक्सट्रीम पर पहुंचना चाहते हैं जहां कांग्रेस या दूसरी कोई भी सनातन विरोधी पार्टी चुनाव तो लड़े लेकिन जीतने का ख्वाब भी ना देख पाए। नरेंद्र मोदी का अगला प्रोजेक्ट है 2029 से पहले नरेंद्र मोदी कांग्रेस को इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि वो दूर दूर तक कहीं नजर भी ना आए। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से ट्रिपल डिजिट में आने के लिए छटपटा रही है। 14 में 44, 19 में 52 और 24 में 99 सीट। 29 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कांग्रेस को सिंगल डिजिट मिलाकर पटक देना चाहते हैं। इसी प्रोजेक्ट के लिए मोदी ने सोमनाथ को चुना है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के कई भव्य मंदिर हैं, कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। कई मंदिरों के पास सोमनाथ से ज्यादा धन दौलत, ज्यादा पैसा है, लेकिन सोमनाथ जैसी गाथा दूसरे किसी मंदिर की नहीं है। सोमनाथ जैसा संघर्ष किसी दूसरे मंदिर ने नहीं देखा है। और काल के कपाल पर विध्वंस को मिटाकर नव निर्माण करने की जो शक्ति सोमनाथ में है, वो भी किसी दूसरे मंदिर की नहीं है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं,
लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। सोमनाथ राष्ट्रवादी हिंदुत्व का पहला पावर हाउस है, गुजरात की पहली प्रयोगशाला, जहां हिंदुत्व का पहला सफल प्रयोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सोमनाथ देश का पहला ज्योतिर्लिंग है और इसी वजह से हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। और आपको बता दें कि इसके वैविध्य और इसकी जो भव्यता है उसकी वजह से इस पर कई बार विधर्मी जो आतताई हैं उनकी तरफ से हमले भी हुए, और जितनी बार हमले हुए उतनी बार ये आस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होती गई, लोगों की सामूहिक शक्ति और बढ़ती गई। इस वजह से ये हमेशा से हिंदू समाज को प्रभावित करता रहा है। सोमनाथ का ये मंदिर वो मंदिर है जिस पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामी लुटेरों और बादशाहों ने सोमनाथ मंदिर को 7 बार तोड़ा, 7 बार इसे लूटा। हिंदू राजाओं ने 7 बार इस मंदिर को फिर से बनाया, और जब जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ ये पहले से भी ज्यादा वैभवशाली बना। गुजरात के सौराष्ट्र में सागर किनारे देवपाटन की चमकीली रेत के ऊपर सोमनाथ का प्रसिद्ध महादेव मंदिर खड़ा है। 75 साल पहले इस मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने का तरीका खुद महात्मा गांधी ने सुझाया था। गांधी जी के सुझाव पर ही हिंदुओं ने 1-1 रुपए का चंदा देकर ये मंदिर बनवाया, और 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। अंग्रेजों के समय 1895 में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का खंडहर ऐसा था। 1899 में सोमनाथ का खंडहर ऐसा हो गया। 1947 में आजादी मिलते मिलते सोमनाथ का खंडहर ऐसा हो गया। 1947 में आजादी की पहली दिवाली के अगले ही दिन 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने 2 काम किए थे। पहले जूनागढ़ को भारत में मिलाया, और फिर उसी दिन पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 4 साल के अंदर अंदर पटेल ने सोमनाथ का भव्य मंदिर खड़ा कर दिया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए आने लगे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोकने का प्रयास किया था। नेहरू ने राजेंद्र बाबू को चिट्ठियां लिखी, यहाँ तक कि नेहरू ने पाकिस्तान के वजीर आजम लियाकत अली खान को भी चिट्ठी लिखकर सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना की थी। नेहरू के एक-एक चिट्ठी के दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। सोमनाथ हमेशा से मोदी के लिए विशेष है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गोल्डन जुबली मनाई थी, और अब मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाया।
सोमनाथ का यह मंदिर बीजेपी की राजनीतिक यात्रा के लिए भी बहुत खास है। 1990 में सोमनाथ के इसी मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। उसी रथ यात्रा ने बीजेपी को शून्य से शिखर की ओर जाने का रास्ता दिखाया। अटल आडवाणी ने 2 सीट से जो यात्रा शुरू की थी उसे नरेंद्र मोदी ने 303 तक पहुंचाया। लेकिन राजनीति में पड़ाव होते हैं, कोई अस्थायी मंजिल नहीं होती। नरेंद्र मोदी के सामने 2029 का अगला पड़ाव है, जिसे हर हाल में जीतना ही है। सोमनाथ से मोदी ने विजय के लिए प्रस्थान कर दिया है। इसी विजय यात्रा में 2027 का गुजरात चुनाव भी हो जाएगा। देश में सनातनी मूल्यों को प्रभावी तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए उसके प्रतीकों को भी उसी प्रभावी तरीके से स्थापित करना बहुत जरूरी है और इसीलिए सरदार पटेल ने सोमनाथ के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, यहाँ तक कि तमाम विरोध के बावजूद वो इसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और इस बताया कि राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक जो है इसे किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और बाद में आप देखें धीरे धीरे जब समय बीता, भले ही इसकी अवहेलना होती रही, लेकिन बीजेपी ने एक बीड़ा उठाया इसको लोगों के सामने एस्टेब्लिश करने का। आडवाणी की जो रथ यात्रा थी वो भी इंटरेस्टिंगली नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से प्लान की थी और जब उन्हें मौका मिला, मुख्यमंत्री बने वो गुजरात के, तब से इसका एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आज ये हमारी सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा जो है प्रभावी केंद्र बन गया है। गुजरात हिंदुत्व की छोटी लेबोरेटरी है, यूपी बड़ी लेबोरेटरी है। यूपी में भी अगले साल ही चुनाव है। मोदी ने सोमनाथ से जो प्रोजेक्ट शुरू किया, यूपी के बनारस में योगी आदित्यनाथ ने उसे आगे बढ़ाया। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गजनी, गजनवी, खिलजी, बेगड़ा, औरंगजेब, ये सब योगी की पॉलिटिक्स के परमानेंट कैरेक्टर्स हैं। इनका नाम लेकर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर अटैक करते हैं। 27 से पहले सोमनाथ ने योगी को एक और मौका दे दिया है। 22 में योगी ने जय विश्वनाथ करके 80-20 किया था। 27 के लिए योगी जय सोमनाथ कर रहे हैं। तीर अलग हैं, लक्ष्य एक है, 27 में जीतना है, 29 का रास्ता बनाना है। दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के आत्म गौरव के प्रतीक, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कौन लोग थे जो सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधक थे, और लगता नहीं कि ये वही लोग थे जिन लोगों ने अयोध्या में कालांतर में राम मंदिर के निर्माण में और इस समस्या का समाधान न हो, इसमें भी उन्होंने बारंबार उस प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। योगी ने दौरे शुरू कर दिए हैं। चुनाव से पहले योगी उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का दौरा करते हैं। यूपी चुनाव में अभी 9 महीने का वक्त है। योगी ने घूमना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले योगी एक दौरा फिर करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी ने सबसे पहले काशी का दौरा किया, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। पूर्वांचल के काशी से योगी पश्चिमी यूपी के बागपत पहुंचे। बागपत यानी पश्चिमी यूपी के जाटलैंड का सेंटर। जाटलैंड के जयंत चौधरी 22 में योगी के खिलाफ और अखिलेश के साथ थे। 27 में वो योगी के साथ और अखिलेश के खिलाफ है। जाटलैंड के भूपेंद्र चौधरी को योगी ने कल ही अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बागपत पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने बागपत का रिश्ता सीधे सनातन से जोड़ दिया। बागपत हमारी पौराणिक स्थली है।
महाभारत कालीन इसका इतिहास है। भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव कौरवों से मांगे थे पांडवों के लिए, उनमें से बागपत एक था। आज ये बागपत जनपद बना है। मोदी और योगी हिंदू भारत की ऐसी इमेज तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई दूसरी विचारधारा पैठ ही नहीं बना सकती। ममता बनर्जी की कार्डर बेस्ड पार्टी सनातन की जिस आंधी में उड़ गई, उस आंधी को एसी में बैठकर ट्विटर पर ख्याली पुलाव पकाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता कर ही नहीं सकते। मोदी इस आंधी को और मजबूत कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, सोमनाथ अपने आप में हिंदू वोट का रिमोट है। मोदी ने 11 मई के बहाने इस रिमोट में राष्ट्रवाद का कनेक्शन जोड़ दिया। 75 साल पहले 11 मई को सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। 28 साल पहले 11 मई को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण में एटॉमिक टेस्ट कराया था। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है।